नमस्कार, मैं चंद्रकला BR अम्बेडकर कॉलेज से सह शिक्षा साक्षरता के इस मंच से मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबका अभिवादन करती हूँ। और इस मंच ने जो मुझे आज बोलने का दोबारा मौका दिया है, उसके लिए मैं भारतेंदु मिश्र और अपनी सह शिक्षा साक्षरता की पूरी टीम को हृदय से उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ। आज हमारा विषय है नाटकों में हाशिए पे वृत्त विमर्श। नाटक एक दृश्य काव्य है, उसकी सार्थकता इसी बात में है कि वह मंच पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अन्य विधाओं की तरह नाटक भी पढ़ा जा सकता है एक कोने में बैठकर, जैसे हम उपन्यास या कहानी या कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन मूलतः वह लिखा प्रस्तुति के लिए ही जाता है। तो जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, जिस तरह से हमारे आसपास की घटनाएं घटती हैं, अगर कोई हमें रूबरू दिखाता है तो वह नाटक ही है। भारतीय नाट्य शास्त्र में जब भरत मुनि ने हमारे सामने कुछ मानदंड स्थापित किए थे, वो आज तक आते आते एब्सर्ड में या यथार्थवाद में या अन्य बहुत सारी शैलियों में अलग अलग रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो मेरा आज का विषय है, नाटकों में हाशिए पे वृत्त विमर्श, वो बहुत बाद में इस विमर्श को अपने मंच पर स्थान देता है। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में वृत्त विमर्श को किस रूप में प्रस्तुति मिली है। इस विमर्श को, जिसे हमने हाशिए पे धकेल दिया था, इसको केंद्र में लाने का काम कहाँ, कब और कैसे हुआ। किन साहित्यकारों ने इसको मूल बिंदु मानकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को वापस वही स्थान देने का प्रयास किया, यह भी आज हम सह शिक्षा साक्षरता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो नाटकों पर तो मैं बात करूंगी क्योंकि वो मेरा आज का मूल विषय है, लेकिन उससे पहले मैं अपने समाज में आज की परिस्थितियों में इस उत्तर आधुनिक परिवेश में, जहाँ सारे मूल्यों की हम बात करते हैं और उसी के ध्वस्तीकरण की बात करते हैं, जहाँ ईश्वर का अंत हो चुका है, इतिहास का अंत हो चुका है, तो वहाँ व्यक्ति की क्या क्रिया है, व्यक्ति का क्या महत्व है। इस भागम भाग की दौड़ में जहाँ हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से बालू जैसे मुट्ठी से फिसल जाता और हाथ जब खोल कर देखते तो वहाँ रिक्तता ही मिलती है। ऐसे ही संबंध कैसे हमसे बिछड़ते जा रहे हैं, ये हमारी मूल चिंता है। उस चिंता को मैं आज आपके सामने साझा करूंगी। उससे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका पे बात कर लूं कि उत्तर आधुनिक युग विमर्शों का युग है, जिसमें आधुनिकता विचारों की पूर्णता में नहीं, विखंडन में विश्वास करती है। यही कारण है कि आज की पूरी दुनिया वैचारिक शून्य में जी रही है। ये नहीं मानिए कि हमारे पास विचार नहीं है, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ बांटने की भी आज हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें हम अपने अंदर ही घोट कर जी रहे हैं, हम दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरों को सुनने का जब हमारे पास समय नहीं है तो दूसरा हमारा कैसे सुनेगा। तो इसलिए विचारों की शून्यता भी है। जहाँ इतने विचार हो गए हैं कि वहाँ हमारे विचारों को स्पेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए हम उन चीज़ों को अपने अंदर ही जज किए हुए हैं। और जिस मूल्य की बात करिए, जिस वृत्त विमर्श की बात करिए, वहाँ यही विचारों की शून्यता सबसे बड़ी जगह ले रही है। इतिहास की अंत की घोषणा हो चुकी है। सूचना तकनीकी युग होने के कारण गंभीर मुद्दे भी सामान्य प्रतीत होने लगे हैं। जहाँ सामयिक विषमता के खत्म होने की बात हो रही है, वहीं पूरा समाज ही अलग अलग खेमों में विभक्त दिखाई देता है। जिन परिवारों में संस्कारों की बात की जाती है, मूल्यों की बात की जाती है, वहाँ नहीं लगता कि वृत्त विमर्श भी कोई चर्चा करने का विषय हो सकता है। वहाँ संस्कार जीवित हैं तो उनके वहाँ पर बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान अभी भी है। लेकिन हम जो चिंता कर रहे हैं वो शहरों की, महानगरों की, या उन एकल परिवारों की जहाँ अपने लिए ही जगह है, किसी दूसरे के लिए जगह नहीं है। तो वहाँ वृद्ध माता पिता तो एक सोफे जितनी जगह भी नहीं पाते, एक कुर्सी जितनी भी जगह नहीं पाते, वहाँ हम उस मूल्य को किस प्रकार से जी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो इन बातों को चर्चा के दायरे में रखना ही नहीं चाहते। इसलिए भी नहीं रखना चाहते कि कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है, कहीं ना कहीं अपने भीतर हमें झांक कर देखना, टटोलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह के
दोनों तरह की बातें आपको दिखाई भी देंगी, सुनाई भी देंगी और महसूस भी आप इसको कर सकते हैं। आज व्यक्ति मोह नहीं, वस्तु मोह का युग धर्म हो गया है। वस्तु मोह वही है कि हमारे 2 कमरे का फ्लैट है तो हम उसको किस ढंग से सजाएंगे, तो वो कितना कीमती है, उसकी कैसी देखभाल होनी चाहिए, वो चिंता तो है। लेकिन हमारे परिवार का एक व्यक्ति हमसे छूटता जा रहा है, उस व्यक्ति का मोह नहीं है। जी ली उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अब हमें चैन से जीने दें, यह बहुत बड़ी बात हमारे सामने आज दिखाई दे रही है। आज हमारी कथनी और करनी में अंतर है। आशय जो हम कहते हैं वो पूरी तरह से भिन्न है। पूरा विश्व समुदाय ही अविश्वास और पाखंड में जी रहा, और यहाँ इस मूल्य की बात करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चाहे स्त्री विमर्श की बात करें, दलित विमर्श की बात करें, आदिवासी विमर्श की बात करें, जातीय धर्म की बात करें, वहाँ हम खेमों में बटे हुए हो सकते हैं, वहाँ हर समुदाय की अपनी चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे विश्व में है। हमारी आबादी का एक हिस्सा पूरे विश्व में वैसा ही दुख, वैसा ही विवशता, वैसे ही संत्रास भोग रहा है। तो इसलिए हम इसको वैश्विक स्तर पर देखने की कोशिश करेंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन में जहाँ सब कुछ है, वहाँ हमारे अपने लोगों के लिए जगह क्यों सिमटती जा रही है, क्यों हम उनके लिए वृद्धाश्रम बना रहे हैं, क्यों हम उनके लिए अन्य जगह रखने की जगह बना रहे हैं। वो भी तो इसी जगह में से जगह निकल रही है, लेकिन वो हमारे मन में जगह नहीं पा रहे, हमारे घर में जगह नहीं पा रहे हैं। आज ये चिंता विश्व की चिंता है। जब कभी गांधी जी से कहा गया था कि अनाथ आश्रम का उद्घाटन कर दिए, वृद्धाश्रम, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं ऐसी जगहों का उद्घाटन क्यों करूं? क्या अनाथ बच्चों के लिए हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे मन में जगह नहीं है? हमारे वृद्धों को इस तरह के आश्रमों की जरूरत क्यों पड़ी? वानप्रस्थ था हमारे यहाँ, लेकिन वो अपने मन से छोड़कर वो साधना के लिए या अपने मोक्ष के लिए या अन्य चीज़ों के लिए वो जाते थे, मजबूर या विवश नहीं किए जाते थे। एक भरपूर जिंदगी वो जी कर और एक भरपूर परिवार वो सौंप कर पूरी तृप्ति के साथ जाते थे, और वो छोड़कर जाना नहीं होता था। वहाँ परिवार भी बराबर उनसे मिलता था। तो वो हमारा खुद का चुनाव था, ना कि हम धकेल कर हाशिए पे कर दिए गए हों। इसी प्रकार से वर्तमान परिवेश में चारों तरफ आंदोलनों की धूप बनी हुई। जिन विमर्शों की बात की है, जिन चीज़ों की मैंने चर्चा की है, वहाँ हर तरह से चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों का वहाँ कहाँ स्थान है? कितना स्पेस हम उनको मंच पे दे रहे हैं, कितना स्पेस हम उनको सुनने वाले में दे रहे हैं? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है जिस पे हमें रुककर सोचना होगा। जिसके अनुगुण सदियों से दबी कुचली और पिछड़े वर्गों की पीड़ा और उसके शारीरिक और मानसिक आघातों एवं उत्पीड़न के संघर्ष को सुना और देखा जा रहा है। बहुत हमें फंड भी मिलता है इस तरह के आयोजनों को करने के लिए, इस तरह की चिंताओं को जताने के लिए, बताने के लिए। जबकि आज अगर हम देखें तो स्त्रियां अपनी भागीदारी निभा रही हैं, दलित और आदिवासी या अन्य वंचित वर्ग भी मंच पर स्थान पा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, जिस भी शब्द में कह रहे हैं लोग उनको सुन रहे हैं, लोग उनको स्पेस दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। उनके लिए हमारी चिंताएं हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहाँ कौन से मंच पर अपनी बात कहें? 2 आंसू उनके आँख के कोरों से निकल जाता है, वो भी नहीं दिखाना चाहते, वो भी नहीं जताना चाहते। अपने के द्वारा या अपने बच्चों के द्वारा दी गई तकलीफ को किस मंच से साझा करें? वो तो आपस में भी नहीं इस चीज़ को बांटते हैं। तो ये हमें देखना और सोचना होगा। विश्व एकीकरण के मंच पर इस समय हम जब देश से बाहर होने वाली चर्चा परिचर्चा और उसके गुण दोषों से स्वयं को परिचालित करते हुए पाते हैं, किसी और देश की समस्या हमें अपनी सी प्रतीत होती है, वही हम लोग अपने समाज में व्याप्त अनेकानेक विमर्शों को दूसरे की चिंता मानकर कैसे उससे अलग हो सकते हैं। वृद्ध विमर्श उसी चिंता का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब दूसरे देश की घटना दुर्घटना हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो हम अपने ही घर परिवार और समाज से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण और चिंतनशील विमर्श से जुड़े अपने वृद्ध समुदाय की महत्ता से निरपेक्ष और उदासीन कैसे हो सकते हैं, जिन्हें अपने जीवन की केंद्रीय धुरी से जाने अनजाने हमने खुद हाशिए पे खड़ा किया है। हमने खुद उनके कमरे से निकालकर आंगन, आंगन से निकाल के बरामदे और बरामदे से निकालकर
हमने उनको निराश्रित छोड़ दिया है। और ये घटनाएं सबसे दुखदाई तब होती हैं जब बहुत भरे पूरे परिवार में, बहुत अच्छे परिवारों में हमारे बुजुर्गों के लिए स्थान नहीं होता। ये बहुत गरीबी या बहुत जहालत की बात, उस समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ वो 2 रोटी बांटकर आधी आधी खा लेंगे, लेकिन वहाँ अभी भी है कि लोग क्या कहेंगे। जहाँ ये चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, वहाँ फिर भी बुजुर्गों के साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लेकिन जहाँ हम आलीशान बंगलों में, बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं, जहाँ हमारे आसपास कौन लोग रह रहे हैं हमें नहीं पता, कौन हमारा पड़ोसी हमें नहीं पता, तो वहाँ लोग क्या कहेंगे इसकी भी हमें चिंता नहीं है। ऐसे घरों में बुजुर्गों के लिए कोई स्थान नहीं होता, या अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी उस दरवाजे के भीतर उनकी स्थिति क्या है ये हमें दिखाई नहीं देती। तो चिंता बेसिकली हमें उन्हीं लोगों की तरफ से करनी है, उनको जताना है, अपना आक्रोश व्यक्त करना है जो सक्षम है, जो वृद्धाश्रम का खर्चा भी उठाने में सक्षम है, जो बच्चे बहुत अच्छी नौकरी में लेकिन माँ बाप को नहीं रख सकते, उनको बांट नहीं सकते ना कि वो फर्नीचर है, बर्तन है, गहने हैं तो उनको आधा आधा बांट नहीं सकते, तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, उनको कहीं और छोड़ दिया जाए, हम खर्चा बांट लेंगे, लेकिन उनको हम अपने घर में नहीं रख सकते। ये स्थितियाँ हमारे लिए ज़्यादा तकलीफदेह हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा दुखदाई हैं। इस पर भी मैं साहित्य के माध्यम से एक एक नाटक को उठाते हुए थोड़ा विस्तार में जाने की कोशिश करूँगी। अब हमें साहित्य में जो हम भक्तिकाल, रीतिकाल, जहाँ से इतिहास की हम चर्चा करते हैं, वहाँ केशव जो रीतिकाल के कवि हैं वो वृद्ध किस रूप में, किसको वृद्ध मानते हैं या किस रूप में देखते हैं। मैं थोड़ी सी एक बात अपनी रखूंगी कि केशव केसन अस करी जस अरहु न कराए, चंद्र वृदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, कि उनके तो कहना ही है कि वृद्ध होता है क्या है। यहाँ कोई उम्र की सीमा नहीं है वृद्ध होने की। यहाँ तो जो वनिताओं को, जो ललनाओं को, जो महिलाओं को, जो कुमारियों को रिझा नहीं सकते, पटा नहीं सकते, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, वही वृद्ध है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ जवानी जो है, वो जो ऊर्जा है, जो यौवन का सुकुमार सुख है, वो महिलाओं के संसर्ग में ही ज़्यादा है। अगर कोई 90 साल का पुरुष भी इस तरह के रिश्तों को निभा सकता है तो उनकी दृष्टि में वृद्ध नहीं है। तो यहाँ एक अलग दृष्टि है, यहाँ उम्र की सीमा नहीं है वृद्धापन से। तो हमें इस तत्व पर भी आज चर्चा करनी होगी कि क्या कमियां सिर्फ युवा पीढ़ी की तरफ से हैं, या सामंजस्य है उसमें कुछ कमी आ रही है, या 2 पीढ़ियों का जो गैप है, या 2 पीढ़ियों में जो हम विभक्त हो चुके हैं, क्या उसमें कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। क्या हम भटके हुए बच्चों को अगर आगे लाकर अपने माँ बाप की तरह, अपने बड़े लोगों की तरफ उनका रुझान करना चाहते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों की भी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें भी कितना आगे आना होगा या अपने सोच में परिवर्तन करना होगा। बदलते हुए परिवेश के हिसाब से बच्चों के सुख में अगर वो सुख देखते हैं तो वो सुख का दायरा कहाँ जाकर खत्म होता है या कहाँ उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ भी अगर हम इन परिभाषाओं से देखें कि उम्र या रिटायरमेंट से ही हम वृद्ध नहीं हो जाते, उसके बाद तो हमें मौका मिलता है कि हम बहुत कुछ कर सकें, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हैं, समाज के प्रति अपने दायित्व को निभा सकते हैं, परिवार के लिए जो हम समय नहीं दे पाए थे उसको भी एक सकारात्मक सोच, एक मोड़ देकर एक खूबसूरत रास्ते पर हम निकल सकते हैं। वो चीज़ें भी हमारे आज नाटकों में आ रही हैं, हमारी कहानियों में, हमारे उपन्यासों में आ रहे हैं, उसको भी मैं आपके सामने रखूँगी। कुछ इसी तरह के विचार जो है फ्रांसीसी लेखक अनातोले फ्रांस का कथन है कि काश बुढ़ापे के बाद जवानी आती। उनका ये वाक्य हमें बताता है कि जो जवानी का जो ऊर्जा, जो जोश है, वहाँ अनुभवहीनता है, वहाँ अनुभव की कमी है, वहाँ परिपक्वता की कमी है। तो अगर हमारी जवानी के बाद या बचपने के बाद जो हमने जिया है, वापस से हमें बुढ़ापे के बाद वही यौवन, वही बचपना मिले, तो हम अपने अनुभव से उस रचे पगे जीवन को हम दूसरों के लिए समर्पित कर सकते हैं। अपने अनुभव से हम अपनी गलतियों को वापस सुधार सकते हैं, जो जवानी के जोश में या अनुभवहीनता के कारण हमने वो गलतियां की थी और हमारे बुढ़ापे में वो हमारे पछतावे का कारण भी बनती है। तो ये कथन कहीं ना कहीं हमें फिर से एक ऊर्जा से, भरपूर ऊर्जा से भरने की कोशिश करता है कि अनुभव जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको यौवन से, बचपन से या बुढ़ापे से हम तौल कर नहीं देख सकते। परिपक्व होना अपने आप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह की ओर हमें
ले जाता है। तो इस चीज़ में हमारे बड़े बुजुर्गों का हमें कितना योगदान मिल सकता है, वो आज की पीढ़ी को भी हमें दिखाना होगा, समझाना होगा, तब जाकर कहीं ये जो दोनों के बीच में परस्पर जो ये अंतर आया है, या जो पीढ़ी का भेद है, या जो विभक्ति हमारे सामने दिखाई देती है, उसको हम उस खाई को पाट सकते हैं, उस अंतर को हम पाट सकते हैं कि यहाँ दोनों समानांतर चलते हुए अपनी अपनी ज़िंदगी भी जी सकते हैं, और जब चाहे तब अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। वो अंतर खाई वाला अंतर ना रहे। कि अनुभव के इस कोश को पुनः व्यक्ति अपनी जवानी में इस्तेमाल कर सकता है, जो एक महत्वपूर्ण विमर्श को व्यंजित करता है, जिसकी मूल्यता अपने आप में समाज के इस वर्ग के अनुभव को अतुलनीय मानने में ही है, जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये हमें आज के इस वर्ग को समझाना होगा। अब अगर हम बात करें कि हम संस्कारों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, तो हमारे मूल्य, हमारे दर्शन, भारतीय जीवन जो है पूरे विश्व में पूजनीय रहा है। रामायण से लेकर महाभारत तक देखिए, हमने अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया है। पंचतंत्र की सारी कहानियां विष्णु शर्मा के अनुभव से ही रची पगी हैं, जो सबका मार्गदर्शन करती हैं और हजारों वर्ष की यात्रा करके आज भी वो पढ़ी और पढ़ाई जा रही हैं। श्रवण कुमार का उदाहरण हमारे सामने, राम पिता को सम्मान देना चाहते हैं, राम पिता को उनके उन पछतावे से उबारना चाहते हैं, और वो सारी तकलीफ, वो सारी चीज़ें वो खुद उठाने के लिए तैयार है, लेकिन पिता का नाम छोटा ना हो, पिता की बात रह जाए, इसलिए वो उनके उस बुढ़ापे का भी मान करते हैं। तो ये जो हम एग्जाम्पल देते हैं, ये जो हम उदाहरण देते हैं, ये हमारे बच्चों के जीवन में क्यों नहीं उतर सकती? हम अपने जीवन में खुद क्यों नहीं उतार सकते? ये उदाहरण है हमारे पास, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने इन चीज़ों के द्वारा दे सकते हैं कि जहाँ भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य, इन लोगों को ही सेनापति बनाकर आगे इनके मार्गदर्शन में ही सारे युद्ध लड़े जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने जब अभी कोरोना काल में अगर हम सारे संकटों से जूझ रहे थे, तो जब दोबारा ये चीज़ें प्रस्तुति हुई इनकी दूरदर्शन के द्वारा, तो ये रिकॉर्ड बना विश्व में कि सबसे ज़्यादा इन सीरियल को लोगों ने देखा, जाना उन पुराने मूल्यों को कि हमारे बड़ों का अनुभव, हमारे बड़ों का जीवन हमारे लिए कितना अनुकरणीय हो सकता है। ये हम आज हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रही है। तो हमें इस मुद्दे को भी उठाना है, उस पर बात करनी है। इसी संदर्भ में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि इस अवस्था में लोगों के सभी भाव रस के रूप में परिणत होकर आनंदमय हो जाते हैं। यानी बुढ़ापा रोने धोने या किलसने का या हाय हाय करने का या शारीरिक अक्षमता को दर्शाने का ही नहीं है। हम जितने में हैं, हम जो कर सकते हैं, अगर हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते तो भी हम अपने जीवन की जितनी कटुताएं हैं उनको समेटकर एक आनंद का अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, अपने जीवन के हमने इतने साल परिवार, समाज या देश को दिए, अपनी नौकरी को दिए। अब जो हमारा अपना है उसमें से कटुता को निकालकर जो समय हम जी रहे हैं उसको हम किस तरह से उसको रस में, भाव में परिवर्तन कर सकते हैं और हम खुद अपने लिए जी सकते हैं। अब तो बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करें, अब तो मरना ही है। नहीं, मृत्यु को संतरास नहीं बनाना है। मृत्यु तो मोक्ष है, मृत्यु तो अंतिम सत्य है, उसका सामना तो पता नहीं कब किसको कहाँ करना पड़ ही जाएगा, उसके लिए उम्र नहीं है। तो जब तक है, जब तक वो खुद से नहीं आ रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको कितनी गरिमा में अभिव्यक्ति हम दे सकते हैं, यह खुद हमारे बड़े बुजुर्गों के हाथ में भी है। ये भी चीज हमारे सामने नाटकों के द्वारा आएगी। इसी तरीके से आज जिस विमर्श को लेकर मैं बैठी हूँ, इस पर बहुत पहले 1957 में ही सिमोन द बोवार की किताब जो है आ चुकी थी हमारे पास, और बाद में ओल्ड एज को पैट्रिक ओब्रेन के द्वारा अनुवाद करके पूरे विश्व में प्रसारित किया गया। और जैसे हमारी गीता को हर घर में पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उसी तरह से इनके अनुवाद के द्वारा जब ये पुस्तक हमारे पास आती है तो पूरे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित होता है कि हाँ, ये भी एक हमारा वर्ग है जो हाशिए पे धीरे धीरे अनायास धकेला गया है, उसको हमें वापस अपने घर परिवार और अपने साहित्य के केंद्र में लाना है। ये चिंता की विषय है। ये पहली बार सिमोन द बोवार की किताब आने के बाद जब लोगों के हाथ में आई तो साहित्य और समाज में इस पर विचार करने की आवश्यकता समझी गई। यही किताब आज
हिंदी में चंद्रमौलेश्वर प्रसाद के द्वारा वृद्धावस्था विमर्श के रूप में भी हर जगह उपलब्ध है। और उसके बाद तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि लोगों ने, डॉक्टर शिव कुमार राजौरिया ने इस वृद्ध विमर्श को लेकर किताब निकाली। 1999 वागर्थ का वृद्ध विमर्श अंक आया। 2010 में नई धारा का हाशिए पे वृद्ध विमर्श करके सारे साहित्य को समेटते हुए उन्होंने बहुत सुंदर अंक निकाला था। तो धीरे धीरे साहित्य में सिर्फ लिखा ही नहीं गया, उस विमर्श को पकड़ने की कोशिश भी हमारे सामने दिखाई देती है। और इन चीज़ों से हमें जो अब समझ में आ रहा उत्तर आधुनिक परिवेश में कि विकास की प्रक्रिया तभी सार्थक कही जाएगी जब समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, विकास की सहभागिता में प्रत्येक का योगदान रहे, जिससे सभी अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहें। किंतु वर्तमान समय में जो वर्ग इस दौड़ में खुद को शामिल नहीं कर पाए अथवा पिछड़ गए, उनके लिए रुकना अथवा साथ लेकर चलने की बाध्यता से हमने खुद भी मुक्त किया था। 60उत्तर भारत में विकासशील और औद्योगिक जो विकास हुआ वो हमारे इस विमर्श के दायरे में है, क्योंकि उसे 1960 का जो समय है वो मोहभंग की स्थिति को हम उसके रूप में साहित्य में लेते हैं कि जो आज़ादी के आंदोलन को लेकर जो हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत सारे सपने थे कि पूरे हो जाएंगे, और वो जब 60 के दशक तक आते आते नहीं पूरे हुए तो कहीं ना कहीं मोहभंग की स्थिति थी। लेकिन 60 के बाद 70 के दशक तक हम कहीं ना कहीं जहाँ भी थे वहाँ स्थापित हो गए, रोजगार और उद्योग धंधे पनपे और गांवों से कस्बों और कस्बों का महानगरों में बदलते हुए उस युग के लोगों ने देखा है। तो इस रूप में भी यहाँ से वृद्ध विमर्श की कहीं न कहीं एक सुगबुगाहट जो है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी चाहे वो अलगोजा कहानी हो, मंत्र कहानी हो, बूढ़ी काकी हो, 4 बेटों वाली विधवा हो या पंच परमेश्वर हो, प्रेमचंद ने बहुत पहले इस समस्या को उठाया। सबसे ज़्यादा अगर उनके उपन्यासों में और उनकी कहानियों में अगर हम देखें तो रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, गबन हो, सभी में वृद्धों का चरित्र है। गोदान में भी जिस तरह से होरी और गोबर का कथन है, या माता दीन और दाता दीन का जो पिता पुत्र के संबंधों में जो कटुता आती है, वो सारी चीज़ें प्रेमचंद बहुत पहले भांपने लगे थे और उन चीज़ों को उन्होंने कहानियों में तो विस्तृत स्तर पर उठाया, बल्कि उनके ऊपर आधारित कहानियां भी लिखी। लेकिन उपन्यासों में भी एक पात्र के रूप में कहीं न कहीं इन पात्रों को जगह मिली और उस बदलते हुए परिवेश को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की, जिस पर हम आज एक विमर्श के रूप में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उनके बाद जो है मसराम कपूर का विषय पुरुष जो है वो 1997 में पहला जो है वृद्धों पर आधारित एक उपन्यास आता है, जिसमें आश्रमों और मठों की महत्ता को दर्शाते हुए उसके अंदर जब व्यक्ति अपने घर परिवार से निकलकर वहाँ जाता है कि शायद ये मठ और ये आश्रम हमारे उसी वानप्रस्थ का कहीं ना कहीं एक विस्तृत रूप है, हम यहाँ अपना बुढ़ापा गुजार लेंगे, तो वहाँ भी वो ठगा सा महसूस करता है। तो उस रूप में उन आश्रमों की या मठों की भीतर की जो सच्चाई है वो भी कहीं ना कहीं उस विमर्श के द्वारा यहाँ पर उठाया गया है, उसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार से अज्ञेय का अपने अपने अजनबी या अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का और उस चिड़िया का नाम पंकज बिष्ट का, ये तीनों उपन्यास जो है मृत्यु के संतरास को ही दर्शाते हैं। अपने अपने अजनबी में भी, अरण्या में भी, वहाँ तो मृत्यु का इंतजार ही हो रहा है, लेकिन जब पंकज बिष्ट का उपन्यास आता है उस चिड़िया का नाम, तो वहाँ से युवा पीढ़ी का जो पिता की मृत्यु के बाद गांव लौटकर आता है, लेकिन उसको पिता के लिए किए गए अंतिम संस्कार या जो कर्म कांड किए जाते हैं उसमें कोई रुचि नहीं है। तो जंगल पहाड़ इनको देख रहा है और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि चिड़िया का नाम क्या है। वहाँ से ये चीज़ें हमारे सामने आती है कि युवा पीढ़ी न सिर्फ वृद्धों को छोड़ रही है, बल्कि अब उनको अपने उन संस्कारों में भी कोई विश्वास नहीं रहा, उसको भी वो पाखंड लगने लगे। ये विचारणीय प्रश्न भी बहुत पहले पंकज बिष्ट ने अपने इस उपन्यास के द्वारा उठाया था। काशीनाथ सिंह के रहन पे रघु, चित्रा मुदगल का गिली गड्ढू, जो बहुत ही अवसाद में ले जाता है, वो उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जो वास्तव में हमारे बुजुर्ग झेल रहे हैं। जो दिख रहा है कि किस तरह से एक परिवार में कुत्ते के लिए, उसकी सुविधा के लिए खाना पीना सब कुछ है,
लेकिन एक पिता के लिए कोई स्थान नहीं है। और एक दूसरा पिता है जो अपने घर की इतनी बातें आकर उस बुजुर्ग को बताता है कि उनको लगता है कि काश मेरा परिवार या मेरे बेटे बहू भी होते हैं, और उसकी सच्चाई जब वो जानते हैं कि वो औरस पुत्र के द्वारा इतना मार दिए जाते हैं कि अंत में वो मर ही जाते हैं, तो वापस वो अपने बूते जिंदगी जीने का संकल्प लेते हैं कि ना मैं बेटी के पास रहूंगा ना बेटे के पास, मैं अपने पुराने घर में लौटकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से समाज के लिए काम करते हुए बिताना चाहता हूँ। ये बड़ी कड़वी सच्चाई सामने आती है और उसका अंत हमें हिलाकर रख देता, क्योंकि वो अंत हमारे आसपास फैला हुआ है। जो कविता, कहानी और उपन्यासों की वस्तु नहीं है, हम इस तरह की घटनाएं निरंतर जो बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावनी है, लगातार हम खबरों में देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो गिल्ली गुड्डू में वास्तव में वो हमारे सामने अपने कड़वे यथार्थ के रूप में आता है। लेकिन इसी में एक उपन्यास और भी है, कृष्णा सोबती का समय सरगम। वहां पे दो बुजुर्ग एकाकी हैं, लेकिन वो बिना किसी रिश्ते को नाम दिए वो दोनों बंधते हैं। ईशान और अरण्या अपने अपने फ्लैट में रह रहे हैं, अपने तरीके से खा रहे हैं, अपने तरीके से अपने बुढ़ापे को गुजार रहे हैं, लेकिन एक रिश्ता है, दोनों को एक दूसरे का इंतजार रहता है। इस रूप में वो उस सार्थकता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी का ये भी एक मोड़ है, जो बुढ़ापा है, जो बीमारी है, जो और छोटी छोटी परेशानियां हैं जो इस उम्र के साथ आती है, उसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको सुलझा सकते हैं। और बिना नाम दिए, बिना किसी रिश्ते में बंधे हुए भी हम एक उम्र के लोग हैं, तो क्यों ना हम दोस्तों से भी आगे बढ़कर हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी बने, लेकिन जिंदगी में कोई वैसा समझौता ना करें जो हमें संतरास की ओर ले जाए या विवशता या हमारी मजबूरी को दर्शाती हो। तो वो काल्पनिक हो सकता है, लेकिन एक बहुत सुंदर कल्पना है, क्योंकि कृष्णा सोबती अपने जीवन में उन्हीं मूल्यों को जीते हुए अभी हाल फिलहाल में हमारे बीच से गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद की एक किरण इस उपन्यास के द्वारा हमें देकर जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत सारे उपन्यास हैं, क्योंकि मैं अभी नाटकों पर आना चाहती हूँ, तो इसलिए मतलब ये कि एक मजबूत नींव उपन्यास में हमारे इन पुराने लेखकों ने रखा, कहानियों के द्वारा भी रखा। बहुत लंबी लिस्ट है कहानियों की, तो अगर हम बात करें तो हमारा पूरा एक व्याख्यान उसके ऊपर है, लेकिन नाटकों में ये चीज बहुत बाद में आई। अब मैं जो अपने मूल मुद्दे पर आना चाहती हूँ कि जब भीष्म कहानी के चीफ की दावत का जब मैंने मंचन देखा, वो कहानी थी, लेकिन उसमें माँ कैसे एक वस्तु की तरह यहाँ से वहाँ पटकी जा रही है, और अंत में पता चलता है कि उस माँ के द्वारा ही बेटे की प्रमोशन का रास्ता खुल रहा है, लेकिन बेटे के मन में कोई पछतावा नहीं है कि मैंने माँ के साथ क्या व्यवहार किया। लेकिन माँ अपनी बूढ़ी आंखों से भी वो काम करने के लिए, कांपते हाथों से भी सुई और धागा पकड़ने के लिए पुनः तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है, जिस बेटे के लिए मैंने सारा कुछ निछावर कर दिया, अगर आज उस बेटे को मेरी वजह से कुछ मिलता है तो मैं उसको वो भी करके दूंगी ताकि उसका बॉस खुश हो जाए। तो ये इस कहानी का मंचन भी मैंने देखा, इस कहानी को हमने पढ़ा भी है, तो ये भी एक कड़वे यथार्थ के रूप में आती है, जो मैंने पहले ही कहा कि क्या अब हमारे बुजुर्गों का स्थान कुर्सी और मेज और सोफे से भी कम हो गया है। तो ये चीफ की दावत कहानी पूरी, अगर हम सारी कहानियों को छोड़कर सिर्फ इस पे बात करें तो भी हमारे सामने हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का क्रूर चेहरा सामने आता है। इसी तरह से हमारे नाटकों में बहुत विविधता है, लगभग सभी दृश्यों को हम देख सकते हैं जो हम जीते हैं, भोगते हैं, यह हमारे आसपास घट रही है। लेकिन वृद्ध विमर्श जो है सबसे पहले अगर अपने नाटक में किसी ने उठाया, और लगातार 2-3 नाटकों में उठाया, तो विष्णु प्रभाकर जी थे। उनका युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, किरण और कुहासा, डॉक्टर, ये चारों नाटक ऐसे हैं जिसमें वृद्धों को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक समस्या को एक एक नाटक में उठाया है। जैसे अगर हम उनके टूटते परिवेश की बात करें तो विश्वजीत और करुणा जो एक बहुत भरे पूरे परिवार, 70-80 लोगों के एक संयुक्त परिवार से अलग होते हैं अपने बच्चों को लेकर, और माँ उसी चीज को बार बार जीती है। विश्वजीत उसी चीज को बार बार जीते हैं कि कहीं जाने से पहले बच्चे हमसे पूछें, कहीं से आकर हमें बताएं कि वो कहाँ गए थे, वो क्या कर रहे हैं। करुणा ये चाहती है कि अब उसकी दोनों बेटियां इस जिम्मेदारी को थोड़ा हाथ बटाएं। अगर तीज त्योहार है, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, लेकिन बच्चे उन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं कि गया आपका जमाना, बीत गया, आप इतिहास में क्यों जी रहे हैं।
क्यों आप अपना बुढ़ापा खराब करें कि 40 लोगों के लिए आप त्यौहार पे 2 दिन पहले से आप क्यों खाना बनाएंगी? हम नहीं रहेंगे घर में, हम तो बाहर खा लेंगे, हमारे तो दोस्तों के साथ पार्टी है। बड़ी बेटी लिव इन में किसी के साथ रहने चली जाती है, दूसरी बेटी झोला लटका के यहाँ वहाँ काम करती है, बेटा हफ्सियों जैसा जीवन जीता है। तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। पूरा परिवार, इसी को उन्होंने कहा टूटते परिवेश, जहाँ बच्चों के साथ माँ प्रगतिशील है कि ठीक है तुम दिन भर कहीं भी रहो लेकिन शाम को तो लौट आओ। एक वक्त तो ऐसा हो जहाँ हम एक टेबल पे बैठ के खा सकें, एक दूसरे के बारे में जान सके कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। लेकिन बच्चे उतनी मोहलत नहीं देते। बहुत सही ढंग से विष्णु प्रभाकर ने, क्योंकि वो गांधीवादी मूल्यों के, वो समाजवादी मूल्यों के, उन विचारों को ये जीने वाले थे, उन चीज़ों को वो अपने व्यक्तिगत जीवन में लेकर चले थे। तो टूटते परिवेश कहीं ना कहीं हमारे उस परिवेश को आज भी लेकर साथ चल रहा है। अगर हम उनके डॉक्टर जो नाटक है उसको देखें तो उसमें दद्दा जी सैनिक जीवन से रिटायर होकर आते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूं, और उनके सामने उनकी बहन, जिसको कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसका ऑफिसर पति छोड़ देता है, वो उसको पुनः पढ़ाते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करते हैं और खुद भी उसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और बहन को उसके मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो बुढ़ापा भी एक गरिमामय बुढ़ापा है। उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं इस डॉक्टर नाटक के द्वारा विष्णु प्रभाकर एक नए भूमिका में उतरते हैं। अगर एक तरफ टूटते परिवेश है जहाँ माता पिता छींचते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी नई पीढ़ी के साथ कैसे चलें, क्योंकि वो तो हमें प्रतिक्रियावादी, वो तो हमें पुरानी इतिहास में जीने वाली कहकर हमसे निरंतर भाग रही है। लेकिन यहाँ दद्दा जी पूरे अपने जीवन को उत्सर्ग करते हैं अपनी बहन के सपने के लिए और एक समाज को बहुत सकारात्मक संदेश देते हैं। यहीं पे लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मादा कैक्टस, जिसमें वो बेटे बहू अरविंद जो हैं वो वही है कि वो एक कला की दुनिया में डूबा हुआ है, उसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं, पत्नी अपने सुख में डूबी है, उसको घर से कोई मतलब नहीं। तो जैसे कहा जाता है कि जहाँ कैक्टस होते हैं उसमें जो मादा कैक्टस होती है वो उतनी ही हरी भरी होती जाती है, दूसरा कैक्टस जो पुरुष होता है वो सूखता चला जाता है। तो उस कला में भी बेटे के जीवन में कोई रस नहीं देखते, उसकी कलात्मकता भी कहीं खोती है। तो यहाँ पिता ही आगे आते हैं और बेटे बहू को संभालते हैं, बेटे के जीवन में फिर से एक हरियाली लाने की कोशिश करते हैं, उसकी कला को पुनर्जीवित करते हैं और जो खोखली, जो नकली दुनिया हमारे युवा पीढ़ी ने बसाई हुई है, जो उनको वास्तविक लगती है, उस भ्रम को वो तोड़ते हैं, उन चीज़ों पे चोट करते हैं कि किन चीज़ों की वजह से आप हमें तौल रहे हैं, आपकी खुद की दुनिया तो बहुत खोखली है। अंततः लौट कर आपको परिवार की तरफ ही आना है, लौट कर आपको अपनों के ही बीच में आना है। यहाँ वो मादा कैक्टस के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मिश्र हमारे सामने इस चीज़ को रखते हैं। दूसरा है मोहन राकेश का नाटक, जिसको हम आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छे ढंग से हम कालिदास और मल्लिका के रूप में जानते हैं। हमें वहाँ पूरे नाटक में कालिदास ही दिखाई देते हैं, उनकी कल्पना, उनकी कविता, बादल, पहाड़, सब कुछ। मल्लिका उनकी प्रेयसी है, विलोम जो एक दूसरा पात्र है वो उनके विपरीत चरित्र का है, जो सिर्फ टिप्पणी करता है, पीता है, अपने जीवन को बहुत अराजकता में जीता है लेकिन मस्ती में जीता है। और वहीं पर एक पात्र जिसकी चर्चा कम करते हैं, हम जब नाटक की समीक्षा करते हैं या चरित्रों की समीक्षा करते हैं तो हम उसमें एक और पात्र है मल्लिका की माँ अंबिका, जो निरंतर बेटी के उन कोमल सपनों को कहीं ना कहीं थामने की कोशिश तो करती है लेकिन जीवन की वास्तविकता उसके सामने रखती है कि कालिदास वो ठोस धरातल नहीं है जिस पर तुम खड़े होने की कोशिश कर रही हो। कल्पना से पेट नहीं भरता। कविताओं में पहाड़ और झरने और नदियां तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब जीवन के यथार्थ इनका सामना होगा तो ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और वो कहती कि मैं सिर्फ माँ ही नहीं हूँ, मेरा कर्तव्य सिर्फ तुम्हें संभालना ही नहीं, घर के भी और सब चीज़ें, दायित्वों को देखना, और मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते रहते तुम इस सारे दायित्वों को निभा लो, जान लो, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ लो, और ताकि मैं चैन से मर सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो पूरी जिंदगी तुम्हें संभालते हुए तुम्हारे पिता के बिना तुम्हें पाल लिया। और वहां पर मल्लिका उस चीज को नहीं मानती और अपना सारा प्यार, अपना सारा उत्सर्ग, अपना सारा समर्पण देकर कालिदास को कालिदास बनने के लिए भेज देती है। बदले में उसे कुछ नहीं मिलता और उसी विलोम को, जिसको वो अपने दरवाजे पे खड़ा होना तक पसंद नहीं करती, उसके साथ मजबूरी में जीवन ज्ञापित करती है। तो वो सच्चाई भी कालिदास के इस नाटक में आषाढ़ का एक दिन जो उन्हीं को समर्पित है,
वहाँ भी एक छोटे से रूप में ही सही, बहुत कम स्थान देकर भी कहीं ना कहीं मोहन राकेश उस चीज़ को हमारे सामने अंबिका के रूप में एक माँ की चिंता को रखते हैं। नहीं तो उनके आधे अधूरे हैं लहरों के राजहंस है, जो वही मोहभंग की स्थिति जो 1960 वाली थी, जिसको उन्होंने उन नाटकों में दर्शाया है। लेकिन यहाँ पर कालिदास के जीवन को जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोग उसी रूप में इसको देखना चाहते थे। अंबिका के माध्यम से कहीं ना कहीं कल्पना और यथार्थ का एक सामना हमें इस नाटक में करवाते हैं। इसी प्रकार से नरेश मेहता का नाटक है, और रमेश बख्शी का तीसरा हाथी और नरेश मेहता की खंडित यात्रा। ये दो नाटक देखकर इसमें मेरा तो नाटक पे पीएचडी भी है, तो जब मैंने इन नाटकों का मंचन भी देखा और जब मैंने इन नाटकों को पढ़ा भी, और तब मैंने सबसे पहली बार वृद्ध विमर्श को लेकर कुछ काम करना है ये मैंने सोचा था। क्योंकि यहाँ पर वृद्धों को जिस रूप में दिखाया था वो कहीं ना कहीं रूह कपाने वाली थी। वो पात्र दोनों ही नाटकों में पर्दे के सामने नहीं आते। पूरा नाटक है उन्हीं दोनों, अगर हम तीसरा हाथी और खंडित यात्राओं की बात करें तो दोनों में पिता हैं जो अपने सामंती मूल्यों और अपने सामंती संस्कारों या जमींदारी के उसी बीते हुए युग को, चूके हुए जीवन को ही जी रहे हैं और अपने संतानों को उस मुट्ठी से अलग नहीं कर रहे, उनको उनका जीवन नहीं जीने दे रहे। वो उनको एकदम अभी भी चिपकाए हुए हैं और वो बच्चे छटपटा रहे हैं और उसमें वो गलत कदम उठाने के लिए भी विद्रोही हो जाते हैं, लेकिन वो पात्र हमारे सामने मंच पर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि बुजुर्गों को इस रूप में क्यों दिखाया जा रहा है? क्या वो मंच से बाहर निकलकर आ जाएंगे तो कहीं कुछ बदल जाएगा? उनका भी तो पक्ष रखना चाहिए। उनके द्वारा परिवार संतुष्ट है, उनके परिवार के लोग उनसे परेशान हैं, लेकिन उन बुजुर्गों के अपने सोचने की क्या दिशा है? क्यों वो अपने मूल्यों को नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्यों उन चीज़ों को जो वो जीत सके हैं वो क्यों अभी उसे उबर नहीं पा रहे हैं? उनको अभी भी लगता है कि हम वही राजे रजवाड़े वाले हैं, लेकिन उनको सामने आकर अपनी बात कहने का मौका तो देना चाहिए था, मंच पे स्थान तो देना चाहिए था। सिर्फ उन पात्रों के द्वारा उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज की जा रही है, वो खांस रहे हैं, खखार रहे हैं, अंदर से एक मरी हुई बूढ़ी सी आवाज आ रही है। और ये चीज मुझे बड़ी टीसती अंदर तक कि हमारे बुजुर्ग इस हालात में कैसे पहुंच गए कि उनकी एक काली सी छाया हमारे परिवार पर, हमारे मन पर, हमारे पूरी पीढ़ी पर कैसे पड़ रही है। तो इन दो नाटकों के द्वारा आप उस संतरास को, उस व्यवस्था को, उन चूके हुए मूल्यों को देख सकते हैं जिनसे बार बार छुड़ाकर पिंड या खूंटा तोड़कर हमारी युवा पीढ़ी भागने की कोशिश करते हैं। जबकि अब तक तो काफ़ी सारे हालात बदल चुके थे। जब ये दोनों नाटक लिखे गए थे तब तक जिन नाटकों की मैंने चर्चा की है वो हमारे पास आ चुके थे और एक साधन के रूप में थे, एक मूल्य के रूप में कुछ न कुछ वो हमें दिखा रहे थे। यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहूँगी कि इन नाटकों के द्वारा ये तो हमें दर्शाया जाता है कि जब ये हमारे ही घर के बुजुर्ग हैं और इनसे संबंधित अगर कोई समस्या है तो इसकी उम्मीद हम दुनिया से, समाज से नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत हमें खुद अपने आप से और अपने परिवार से ही करनी होगी, अपने आसपास से ही करनी होगी। उसको आवाज़ उठाना होगा, हाथ बढ़ाना होगा, किसी का हाथ थामना होगा, किसी के कंधे पर एक अपनी गर्म हथेली का एक स्पर्श देकर उनको ये अनुभूति देनी होगी कि हम हैं आपके लिए, हम आपके आसपास हैं, हम आपके अपने ही हैं। और ये जब तक हमारे बुजुर्गों को संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये सुरक्षा उनको नहीं मिलेगी, हम साहित्य की किसी भी मानदंड की तुलना कर लें, साहित्य में किसी भी केंद्र में उनको खड़ा कर लें, ये मूल्य स्थापित नहीं हो सकते। ये कुछ हमारे नाटकों ने इस चीज़ को भी दर्शाया है जिस पे मैं बात करूँगी। जैसे विष्णु प्रभाकर के ही नाटक का जब मंचन हुआ था तो वहाँ पे जो निर्देशक थे सतीश चड्ढा, उन्होंने कहा था कि वर्णनशीलता, उपदेश, नीति, धर्म, शिष्टाचार, मर्यादा सभी पे प्रश्न चिन्ह लगाती हुई संतान जब स्वेच्छा, स्वच्छ यौनाचार, दिशाहीन फैशन एवं अराजक उच्छृंखलता पे उतर आती है तब पिता कैसा महसूस करता है, यही टूटता परिवेश है। तो ये टिप्पणी जो है कहीं ना कहीं हमें भी बांधती है कि अगर हम बुजुर्गों से शिकायत करते हैं, अगर हम उनको पुरातन पंथी कहते हैं, अगर हम उनको परंपरावादी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने भी तो उनके उन मूल्यों का शरण किया है।
कहीं ना कहीं हमने भी तो उनके संस्कारों में इतना परिवर्तन कर दिया है कि अब हमें लौट कर आने में संकोच होता है। ये इनके कथन से कहीं ना कहीं हमारे सामने आता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी नाटक हैं जो प्रवासी जो जिनके बच्चे विदेशों में जाकर बस गए हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं माता पिता का भी एक रुझान रहता है कि हमारे बच्चे बाहर जाएं, कमाएं और एक अच्छी भौतिकतावादी जो दौड़ है उसमें अपनी एक जगह बनाए। लेकिन वही बच्चे जब लौट कर नहीं आते तो उन माता पिता की स्थिति किस तरह से होती है। वो उनके दिए गए पैसों रुपयों की उनकी कोई चाहत नहीं होती। वो चाहते हैं कि वो समय पे आएँ, हमसे मिलें, हमारे पास कुछ दिन बिताएं, फिर बेशक अपनी ज़िंदगी में लौट जाएं। तो ऐसे भी हमारे पास जो है इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ऐसे में राजेंद्र कुमार शर्मा का एक से बढ़कर एक नाटक है जिसमें पिता को केंद्र बनाकर यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि उनके जो पुत्र हैं वो वैसे तो बहुत संपन्न हैं, लेकिन पिता की दृष्टि में वो नालायक हैं, समाज की दृष्टि में वो नालायक हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहे। तो इस तरह के प्रवासी जीवन या गांव में जो रहने वाला बुजुर्ग परिवार है या माता पिता, उनका बच्चा अगर महानगर में भी रहता तो वो उनके लिए भी प्रवासी है। अगर वो नहीं लौट कर जाता तो वो लंदन और अमेरिका की दूरी कोई दूरी नहीं है, वो दिल्ली और बॉम्बे की दूरी भी बहुत सघन हो जाती है, बहुत दूर हो जाती है, और वो अपने संतानों के लिए चिंतित होते रहते हैं। लेकिन संतान अपने रोजगार में, अपनी रोजी रोटी में, अपने बच्चों को पढ़ाने में या जीवन के अन्य संसाधन जुड़ाने में अपनी मजबूरियों के कारण ही सही नहीं लौट पाता। लेकिन ये सोचने से वो अपने आप को कभी कतराता है कि कभी ये स्थिति मेरे लिए भी आएगी, हम वहाँ तो मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, कल को ऐसा समय होगा कि जिन लोगों का हाथ मैंने छोड़ा है वो हाथ भी पकड़ने के लिए नहीं होंगे, कोई इंतज़ार करने के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपके साथ क्या बर्ताव करेगी, किस तरह का जीवन आपको देगी, यह अंदाज़ा भी लगाना बहुत मुश्किल है। राजेंद्र कुमार शर्मा कहते भी अपने नाटक में कि अपने पिता के प्रति कर्तव्य बोध, सेवा निष्ठा, मान सम्मान, अपनेपन का अभाव तो दिखाई देता है। साथ ही उनके अनुभवों से लाभ उठाकर जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की अपेक्षा क्रूरता की पराकाष्ठा हमारे युवा पीढ़ी से क्यों मिल रही है, ये मैं अपने इस नाटक के द्वारा दिखाने और दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे भी कहते कि अपने पिता की बीमारी का इलाज, कोई स्थायी इलाज न करवाकर उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करती हुई संतानों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिससे उनकी संपत्ति को सभी आपस में बांट तो लें, पर उनके दुख को बांटने के लिए किसी के पास कोई अवकाश नहीं है, कोई किसी के पास समय नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने एक से बढ़कर एक ऐसी संतानों के यहाँ पर प्रस्तुति के द्वारा ये दर्शाने की कोशिश की है कि क्रूरता के कितने चेहरे हो सकते हैं। जो युवा पीढ़ी अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी, बहुत संपन्न, बहुत बौद्धिक दृष्टि से सक्षम मानती है, वो युवा पीढ़ी किस हद तक जा सकती है, ये भी आज के साहित्य और नाटकों के द्वारा या खुद हमारे आसपास की घटनाएं इस चीज़ को सिद्ध कर रही हैं। ये भी इस नाटक के द्वारा दिखाई देता है। मन्नू भंडारी का एक नाटक है बिना दीवारों के घर, जो पहले उनका उपन्यास भी आपका बंटी, उसका कुछ एक थोड़ा सा रूप बदल कर या उसका रूपांतरण करके एक नए कलेवर में उन्होंने प्रस्तुत किया। वो नाम से ही हमारे सामने आता है कि बिना दीवारों के घर। आज हम उसी घर में रह रहे हैं जिसे हम घर कह रहे हैं, उसमें छत जो है सजी हुई है, उसको हम छू नहीं सकते। दीवारें जो हैं वो उतनी संवेदनहीन ढंग से सजी हुई हैं कि उसके में कोई गर्माहट नहीं है रिश्तों की, क्योंकि वो घर अपने लोगों के बिना है। वो मकान है, वो फ्लैट है, वो कोठी है, वो बंगला है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो बिना दीवारों का घर ही है, क्योंकि हमारे बड़ों का साया नहीं है, हमारे बुजुर्गों का प्यार दुलार और संरक्षण नहीं है, और जो हमारे साथ सुरक्षित रह सकते हैं और जिनके साए में हम सुरक्षित रह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ से गायब होती जा रही है, उसका वाष्पीकरण होता जा रहा है। संबंधों में ये रूखापन युवा पीढ़ी के अपने संबंधों को किस तरह से रिक्त कर रहा है, वो बिना दीवारों के घर नाटक के माध्यम से समझा जा सकता है। जहाँ शोभा जो पति के द्वारा
जो उसका पति कहता अजीत कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम तो एक साधारण सी गृहिणी थी, पढ़ा लिखा के तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा किया है और अब तुम घर में ही रहो। यानी ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि वो अपने बराबर उसको लेकर तो आता है, लेकिन आश्रित वो पत्नी पर इतना है कि अगर वो शेव कर रहा है तो वो तौलिया लेकर खड़ी है, वो गर्म पानी लेकर खड़ी है। और यहीं से जब पत्नी पढ़ लिख जाती है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं जागती है, वो घर से बाहर जाना चाहती है और यहाँ से टूटन होनी शुरू होती है। और यहाँ पर जिस बुजुर्ग को हम हाशिए पे खड़ा हुआ मानते हैं, उसके केंद्र में जीजी आती हैं, उसकी अजीत की बड़ी बहन आती हैं, जो इनके साथ ही रहती है, लेकिन पहले कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि सब कुछ ढंग से चल रहा था। लेकिन जब खटपट शुरू होती है, वो घर से बाहर शोभा निकलना चाहती है और अजीत निकलने नहीं देना चाहता, तमाम तरह के लांछन लगाता है, तो जीजी जो कहीं ना कहीं अपने भाई से झगड़ा भी करके, उसे मान मनोबल भी करके, जहाँ जैसे उनको लगता है उस तरीके से वो शोभा का साथ देती है, लेकिन उस हद तक देती हैं कि परिवार में बच्चा जो है उस चीज़ों को ना झेले, इतना तनाव ना हो जाए कि दोनों अलग हो जाएं। बहुत संभालने की कोशिश करती हैं और जीजी की वजह से ही है कि दोनों का रिश्ता एक कहीं ना कहीं रास्ते पर आता है और दोनों कुछ समझौतों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ जीजी कई बार हारते हुए भी लगती हैं, लेकिन अंततः वो दोनों को जोड़ने में, आपस में समझाने में कामयाब हो जाती है। तो जो बिना दीवारों के घर था वो हमारे बिना बड़ों के संरक्षण के कारण था। जहाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं वहाँ छत भी है, दीवार भी है और उसके अंदर घर की एक उष्मा और एक गर्मी भी है। ये इस नाटक के द्वारा हमें उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से विष्णु प्रभाकर का एक और नाटक है युगे युगे क्रांति। बहुत ही अच्छा नाटक है जिसमें 4 पीढ़ियों को दिखाया गया है कि एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी तो इसमें आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्षशील है, लेकिन वो युगे युगे क्रांति कैसे है ये नाटक कि पहली पीढ़ी का जब युवक पत्नी को ससुराल से लेकर आता है, वो 4 हाथ के घूंघट में होती है और उसको बड़ी कोफ्त होती है कि ये क्या है कि रात के अंधेरे में उसका चेहरा मैं कैसे देखूं। और अगले दिन से वो फरमान जारी करता है कि नहीं, तुम घूंघट नहीं करोगी, तुम पल्ला नहीं करोगी। और उसको उसकी जो परिवार में लानत मलानत होती है वो हमें भारतीय परिवारों में देखने को मिलती है। लेकिन उसी का बेटा जब पढ़ी लिखी पत्नी लेकर आता है, वो थोड़ा उससे और एडवांस होता है, जिसको सभा में, जुलूस में, नारेबाजी के लिए जो धरने प्रदर्शन होते हैं देश की आज़ादी के लिए, वो वहाँ लेकर जाना चाहता। तो वही पिता जो अपने समय में परिवार के उस खींचे गए दायरे से बाहर निकल के पत्नी को कहता है कि तुम पल्ला नहीं करोगी, वो प्रतिक्रियावादी वहाँ हो जाता है और बेटे के साथ उसका मन मुटाव होता है कि मतलब मुंह उघाड़ कर ये अब सारे में घूमेगी, ये धरने में जाएगी, जुलूस में जाएगी, प्रदर्शन करेगी। और वहाँ उन दोनों बाप बेटे के रिश्तों में वो टकराहट होती है जो हर पीढ़ी के गैप जो है अंदर, या जो पीढ़ियों का अंतर उसमें दिखाई देता। लेकिन तीसरी पीढ़ी जब उसकी पत्नी आती है, पढ़ी लिखी होती है, जो नौकरी करती है, क्योंकि वो आज़ाद भारत में है, वो बराबर में कमाना चाहती है और पति उसको इजाज़त दे देता है, तो वही पिता जो अपने समय में अपने पिता से झगड़कर अपनी पत्नी को धरना और पिकेटिंग में और प्रदर्शन में ले जाता है, भाषणबाजी के लिए ले जाता है, वो वही प्रतिक्रिया देता है जो कभी उसके पिता ने दी थी। और इससे भी आगे चौथी पीढ़ी जब वो कहता है कि मैं तो एक फिरंगी से शादी करूंगा, वो अंग्रेज है, हमारे देश की नहीं है, तो पिता कहता है इन्हीं अंग्रेजों से तो लड़के हमने आज़ादी ली, अब तू देश के खिलाफ जाएगा, अब तू परिवार के खिलाफ जाएगा, तू जाति के धर्म के खिलाफ जाएगा, अब तू इतना बड़ा हो गया, अब मतलब ये मुंह उघाड़ के घूमेगी, अब तो कलयुग आ गया, अब तो अधर्म आ गया, अब तो सत्यानाश हो ही जाना है। वो पिता भी वही प्रतिक्रिया देता है। यानी हर काल में हर पीढ़ी कहीं ना कहीं विद्रोह होती है, कहीं ना कहीं क्रांति करती है, कहीं ना कहीं नए जीवन का शुरुआत करती है, लेकिन वही पीढ़ी अगली पीढ़ी की बारी उसकी आज़ादी, उसकी क्रांति, उसके विद्रोह को जो है स्वीकार नहीं कर पाती और उस पीढ़ी के द्वारा प्रतिक्रियावादी, परंपरावादी, बुर्जुआवादी तमाम तरह के तगमों से नवाजी जाती है। ये इस नाटक के द्वारा उन्होंने हमारे सामने उठाया कि युगे युगे क्रांति, की जब नई पीढ़ी आएगी पुरानी पीढ़ी के साथ उसका संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं, फिर थोड़े समय के बाद ये स्थितियाँ बदल जाती हैं कि यह चक्र कभी रुकता नहीं। जो आज क्रांति करने का दावा करते हैं वे कल प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। इतिहास बार बार अपने को दोहराता है। जो लोग अपनी पत्नी के साथ संबंधों में नएपन को क्रांति का नाम देते हैं, वही लोग दूसरी पीढ़ी की स्त्री को घर से बाहर बिना पर्दे के देख बेशर्म का खिताब देते हैं। अधर्म, घोर अधर्म, स्त्रियां घर से बाहर निकलने लगी, प्रलय के दिन आ गए। ये इस नाटक के द्वारा
भी दो पीढ़ियों के संघर्ष को कहीं ना कहीं दिखाया गया है। इसके उसमें थोड़ा सा मैं पढ़कर आपको बताऊंगी कि यह सिलसिला 4 पीढ़ियों के आपसी संघर्ष से पूरे नाटक में ध्वनित करता है कि परंपरा व आधुनिकता का द्वंद्व सदैव गतिशील रहा है। बस स्थान व परिवेश के परिवर्तन में नाम बदल जाता है। कथा का तादात्म्य में दर्शकों से सीधे मुखातिब होकर पारिवारिक समस्या के सीमित दायरे से बाहर निकलकर समाज और देश के व्यापक धरातल से हमें जोड़ता है। इन्हीं का एक और नाटक है कुहासा और किरण। स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर ये नाटक उन्होंने 1975 में लिखा था, जो आज भी हमारे सामने है कि जब भी हमारे देश का कोई जवान, कोई सैनिक शहीद होता है तो उसका परिवार किस त्रासदी से, किस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरता है। सरकार के द्वारा तमाम तरह के उसको तगमे दिए जाते हैं, उसको अवार्ड दिए जाते हैं, उसको लाखों लाख का चेक उसके नाम से बनाया जाता है, उस कहीं किसी को पेट्रोल पंप मिलता है जो जिसका जो ओहदा है, कहीं किसी को कुछ और सुविधा दी जाती है, उसके बच्चों के लिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर हम 2 साल 4 साल के बाद उन परिवारों की स्थिति देखें तो उनको कोई पैसा ढंग से नहीं मिला होता है, उनके बच्चे यहाँ वहाँ वैसे ही मारे मारे फिर रहे होते हैं, जो पेंशन मिल रही होती है वो घर में कलह का कारण बनती है, क्योंकि माँ बाप को भी उस पैसे की ज़रूरत है और पत्नी को अपने बच्चों को पालने की ज़रूरत है। अगर पैसा मिल गया तो वो भी कलह का कारण बनता है कि वो पत्नी को मिले, उसके भाइयों को मिले या उसके माता पिता को मिले, और कहीं कहीं तो स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ मिलता ही नहीं है। पेंशन मिलने में भी कई साल लग जाते हैं और परिवार जो है दर दर की ठोकरें खाता है। तो किरण और कुहासा और किरण में इस चीज को दिखाया गया है कि सेनानी जो उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़कर जिनको बाद में सरकार ने पेंशन की घोषणा की, किसी को मकान आवंटित किया, वो उनको मिलता नहीं है, उनके नाम पर वो सुविधाएं दूसरे लोग उठा रहे होते हैं। जो जिसको कहते हैं नाखून कटाकर शहीद होना, कि जो लोग ना जेल गए, ना यात्राएं सही, जो जिन्होंने कोई पिकेटिंग नहीं की, कोई धरना नहीं दिया, कोई अंग्रेजों से किसी चीज को उन्होंने देखा नहीं, वो लोग बाद में शहीद के परिवार वाले बन जाते हैं, वो लोग पेंशन भोगी बन जाते हैं, उनका सारे कार्ड बन जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक परिवार हैं वो किस संत्रास को भोगते हैं, ये इस कुहासा और किरण के माध्यम से उन्होंने उठाया है। अंतिम जो इसी का ही एक डायलॉग बोलता है, जो व्यक्ति दलाली खाता है और जो लोगों को ठगता है, वो कहता है कि हमाम में सभी नंगे हैं और नंगा नंगे को क्या नंगा करेगा। यानी इतनी बेशर्मी है कि एक पूरा वर्ग आज भी सक्रिय है जो हम ये काम करवा देंगे, हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम वो करवा देंगे, और अंततः वो सारी सुविधाओं को भोगता है। लेकिन हमारे जो जरूरतमंद परिवार है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग किया, उस माता पिता को, उसके बीवी बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। ये उस समय में 75 में जिस चीज़ को विष्णु प्रभाकर जी ने उठाया, तो वो हमारे आज के कहीं ना कहीं वास्तविकता है, धरातल है, और ये भी कहीं ना कहीं वृद्ध विमर्श से आकर जुड़ता है कि वो असहाय माता पिता अपनी बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि ना उनकी उम्र है, ना उनके अंदर उतना साहस बचता है कि संतानों ने उनको छोड़ दिया है, या अब वो इस अपने सामने एक विधवा बहू को देख रहे हैं, वो कहाँ जाएं, क्या करें। तो इस पूरे नाटक में वो ध्वनित होती है चीज़ें। इसी तरह से 1990 में सुदर्शन मजीठिया का नाटक देश के लिए आया था, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही कथानक है, जहाँ देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने के बाद मिलता क्या है। जो सैनिक रिटायर होकर आते हैं और अपने देश के किए गए कर्तव्यों को याद करते, अपने परिवार के साथ बात करते, तो उनकी बच्चे जो उनका मजाक उड़ाते हैं कि मिला क्या आपको, आपने इतनी चोटें सही, इतने घायल हुए, इतने अवार्ड तो मिले, लेकिन सुविधा क्या मिली। उससे ज़्यादा तो कहीं ये भ्रष्ट लोग जो हैं वो सुविधाएं भोग रहे हैं, उससे ज़्यादा तो जो दलाल लोग हैं वो सुविधाएं भोग रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आपके नाम पर जो शील्ड और मेडल और चेक देकर फोटो खिंचवाते हैं वो नेता लोग भोग रहे हैं। आपको क्या मिला। और कहीं ना कहीं वो जो रिटायर हुई हमारे बुजुर्गों की जो पीढ़ी है, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि सही में हमने क्या पाया। हमारे परिवार से बाहर तो मान सम्मान बहुत मिलता है, लेकिन हमारे अपने घर में हमारे इन शील्ड का, इन मेडल का कोई महत्व नहीं, क्योंकि इसके एवज में देश प्रेम और देश सेवा हमारी संतानों को नहीं दिख रही है। उनको हम बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी या अन्य चीज़ें नहीं दे पाए, उससे आंकलन करके हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हीनता का अनुभव कर रहे हैं। और ये संत्रास, ये पीड़ा भी हमारे बुजुर्गों के मन में आती है, वो इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने आता है। जैसे इसमें
जो टूटते परिवेश का ही जो मैंने उनके 2 बच्चों की बात की थी, विवेक और दीप्ति, कि पापा आपका ज़माना कभी का बीत गया, अब बीते जीवन की धड़कनें सुनने से अच्छा है कि वर्तमान की सांसों की रक्षा की जाए। और बेटी कहती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीते इतिहास पे ही रहना चाहते हैं। ये हमारे हर बीती हुई पीढ़ी को, हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी को अपने युवा पीढ़ी से सुनने को मिलता है कि अरे आप कब उभरेंगे, आप कौन से समय में जी रहे हैं, आप कौन से अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, हमारा ज़माना हमारे तरीके से हमें जीने दीजिए, अब आपका ज़माना नहीं रहा, अब आप उससे बाहर निकलिए, या तो हम जैसे जी रहे हैं वैसे रहिए, या अपने ज़माने में आपको लौटना है तो आप अपना रास्ता अलग कर लीजिए, उस समुदाय में, उस जगह आप जाकर रहिए जहाँ आपके विचारों के लोग आपको पोषित कर सके। विमल रैना का खंडहर, दीपा और नंदन, उनका बेटा भी कुछ उनके प्यार और त्याग को नकार कर कुछ उसी तरह की प्रतिक्रिया देता है जैसे देश के लिए, या किरण और कुहासा में दिखाई देता है कि देश के लिए किया गया काम, उसके बदले में बहुत कुछ नहीं मिलता है। सैनिकों को अपने परिवार से दूर रहते हैं, संतान को उतना समय नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं वो कुंठा जो उनके संतानों के भीतर है वो बुढ़ापे में वो बाहर उभर कर आती है। एक समय में पिता देश के लिए, कर्तव्य के लिए उनको समय नहीं दे पाता, लेकिन उनके बूढ़े होने पर वो बात बात में उस चीज़ को उठाते कि आपने हमारे लिए किया क्या, 2 रोटी और कपड़ा दे दिया, थोड़ा सा हमें कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, तो आप हमसे उम्मीद क्या करते हैं? अब हमारे को जितना मिलता हमारा परिवार पालना ही मुश्किल है, उसमें हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते। कहिए सरकार से जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया है वो आपके लिए कुछ और बेहतर कर सके। तो ये इस तरह के नाटक भी हैं जो उनकी तकलीफ़ों को अलग अलग धरा पर, कहीं पे राजनीतिक है, कहीं पे आर्थिक है, कहीं पे सामाजिक और कहीं पे पारिवारिक है। ये इन नाटकों की इतनी वैरायटी है, इन नाटकों में इतनी विभिन्नता है कि समाज में जितने तरह के व्यक्ति रह रहे हैं, जिस तरह की समस्याएं हैं, जिस तरह के परिवार हैं और सोच है, उन पर कहीं ना कहीं अलग से आधारित ये नाटक उन सारी समस्याओं को हमारे सामने रख रहे हैं। इसी तरह से एक भ्रष्टाचार पे आधारित नाटक है जो दिल्ली ऊंचा सुनती है, कुसुम कुमार का। अगर आप लोगों ने परसाई जी का, भोला राम का जी पढ़ा होगा कि वो मर जाता है लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग में नहीं या नर्क में नहीं पहुंचती है, उस लोक में नहीं पहुंचती और वो फाइलों में दबी होती क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन के एवज में जिस दफ्तर में वो 30-40 साल नौकरी करता है वहीं की टेबल पे घूमता घूमता अंततः मर जाता, परिवार को पेंशन नहीं दिला पाता और उसके बाद बेहाली और बेकारी। उसी तरह से कुसुम कुमार का भी ये नाटक की दिल्ली ऊंचा सुनती है कि उसी दफ्तर में हम अपनी पेंशन नहीं ले पाते जहां हमने जीवन के इतने साल दिए। अपने ही सहयोगियों से हम किसी तरह की अपेक्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो वो उनके लिए हम एक क्लाइंट हैं, हम उसके लिए एक ग्राहक जैसे ही हैं कि अगर हम चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो वो हमारे होते हुए भी हमारी फाइल नहीं क्लियर करेंगे कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। और इस तरीके से वो केंद्र से राज्य, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, सब जगह वो अपनी हाँक लगा देता है, सब जगह वो अपनी बात रख लेता है और उसके बाद भी जब उसकी फाइल क्लियर नहीं होती है तो अंततः एक जैसे आम आदमी यही कहता कि हाँ दिल्ली ऊंचा सुनती, यानी सरकार व्यवस्था सब अपने कान में रुई डालकर बैठी हुई हैं और यहाँ हमारी और आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ये वृद्धावस्था की सबसे दयनीय स्थिति है कि जिस पेंशन के लिए वो सरकारी नौकरी में रात दिन खटता है कि चलो बाद में एक पेंशन मिलेगी जो हमारे दवा दारू के काम आएगी, हमारे को थोड़ी सी सुविधा देगी, हम बच्चों पे बोझ नहीं रहेंगे, जब उसको वही नहीं मिलता तो उसकी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। सबसे कड़वी सच्चाई है। खुद हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुजर गए अपनी पेंशन की राह देखते देखते, लेकिन पेंशन की कुछ ऐसी पेची फंसी कि उनको पेंशन नहीं मिली और उसकी लड़ाई आज भी जारी है। ये शिक्षित, ये बुद्धि वर्ग समाज का ये हाल है तो हम आप आदमी की क्या कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह की सच्चाई को सामने लाकर कुसुम कुमार सरकारी व्यवस्था की इस विसंगति पे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, या कि क्या इस तरह के लोगों को लताड़ा नहीं जा सकता, क्या इस तरह के लोगों के खिलाफ हम एकजुट नहीं हो सकते। बुजुर्ग लोग क्यों दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं? जिस ऑफिस में उन्होंने इतने साल काम किया, अगर उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं तो कहीं ना कहीं सरकार अगर नहीं सुनती तो कानून व्यवस्था के द्वारा तो हम इस चीज़ को उठा ही सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई सफल होगी और एक व्यक्ति जीतता है तो उसके उस केस के माध्यम से दूसरे लोगों को न्याय मिलता है। ठीक है, हमें न्याय मिलने में देरी हो जाएगी लेकिन हम एक रास्ता दूसरों के लिए खोल सकते हैं। तो इस नाटक के द्वारा अगर दिल्ली ऊंचा सुनती है तो उसको सुनवाने का काम हमें और आपको ही करना होगा। अंतिम जो मैं नाटक की बात करूंगी असगर वजाहत का नाटक है, जिन लाहौर नहीं वेख्या ते जन्मा ही नहीं। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के मुद्दे पर यह नाटक है। इसका कथानक वही है कि सारा परिवार
उठकर भारत चला आता, लेकिन जो बीजी हैं वो नहीं आती हैं और वो उसने बड़ी हवेली को नहीं छोड़ती कि मैं यहीं विवाह होकर आई, मैं यहीं शादी होकर आई, अब मेरी अर्थी यहीं से निकलेगी। और वो मुस्लिम परिवार जिसको वो हवेली आवंटित होती है, वो उनको मान सम्मान देता है। वो अंततः कहता है कि ठीक है, हम ही आपका परिवार हैं, आपको हम कोई असुविधा नहीं होने देंगे, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको बाहर नहीं निकालेंगे। जबकि उनके अपने धर्म और समुदाय के लोग उसका लगातार विरोध करते हैं। फिर भी बीजी उस परिवार में वैसे ही घुल जाती है जैसे दूध में शक्कर या खाने में नमक। वो परिवार को अपना लेती है और अंततः ऐसा एक समय आता है कि वो पूरा समुदाय, पूरा धर्म भी उनको अपना लेता है। कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज़ या कठमुल्लापन दिखाते हैं और जब बीजी मरती तो पूरे धार्मिक रीति रिवाजों से उनकी अर्थी निकाली जाती है, सब लोग शामिल होते हैं और हिंदू रीति रिवाजों से उनका जो क्रियाकर्म किया जाता है और जिसके करवाने के कारण उस मौलवी की हत्या भी हो जाती है। लेकिन ये दो धर्मों को, दो देशों को एक बहुत सकारात्मक रूप में जोड़ता है कि देखिए उस परिवार ने भी अपने बुजुर्ग का उसको अपने घर में पूरे मान सम्मान के साथ रखा, जिसको उनका परिवार छोड़कर चला आया था या वो जाना नहीं चाहती थी उनके साथ। तो इस तरह के सकारात्मक संदेश के द्वारा हम अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों को क्या मान सम्मान दे सकते हैं, पीढ़ियों के अंतर को किस प्रकार से पाट सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अपने वरद हस्त के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा, अपनी प्रगतिशील चेतना के द्वारा अब परिवर्तन ला रहे हैं। अब परिवार में उनको कहीं ना कहीं, चाहे मजबूरी कह लीजिए, बहुत से परिवारों में उनकी मजबूरी है कि अगर पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं तो एक बड़ा बुजुर्ग चाहिए, नौकर के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तो कुछ परिवारों में बुजुर्गों को इसलिए भी मान सम्मान मिलता है, लेकिन जहाँ सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारी व्यवस्था स्थापित की गई है, वहाँ हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिल रहा है। और वापस से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी और आने वाली जो छोटे हमारे बच्चे हैं वो दादा की उंगली थाम कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वो पंचतंत्र की कहानियाँ, वो जीव जंतुओं की कहानियाँ अपने दादा से सुनकर ही आगे बढ़ना चाहते, उनके पास रहकर ही वो कुछ सीखना चाहते। ये महत्व कहीं ना कहीं हमारी बीच की जो पीढ़ी है, जो कामकाजी पीढ़ी है, वो समझ रही है और बुजुर्गों का स्थान कहीं ना कहीं, उनका महत्व जो है, वो उष्मा, वो गर्मी, वो ऊर्जा लौट कर आ रही है। तो हम कह सकते हैं अगर सारे नाटकों को या साहित्य की सारी चीज़ों को देखते हुए कि घटनाएं घट रही हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अपने हक के लिए हमारे बुजुर्ग भी खड़े हो रहे हैं कि हम अपनी संपत्ति अपनी औलाद को नहीं देंगे। अगर वो हमारा पालन पोषण नहीं करती, हम किसी स्कूल को, कॉलेज को, किसी आश्रम को दे देंगे जो अंतिम समय तक हमारा साथ देगी। जब ये निर्णय उन्होंने लिया है, जब ये कठोर हुए हैं अपनी थोड़ी सी संतानों के लिए, कि कोई संतान को लगता है माता पिता और किसको देंगे, हम कुछ भी कर लें उनकी संपत्ति की भागीदारी तो हमारी ही है, हमें ही मिलेगी, और चाहे हम उनको कैसे भी करें। और माता पिता की भी ये कमजोरी रही है कि वो चाहे कोई कितना भी कर ले, वो सब कुछ अपने संतान को ही सौंपना चाहते हैं। कितनी भी नालायक संतान हो, मुखाग्नि वही करेगी, अंतिम क्रिया यही करेगी। लेकिन हमारे कुछ चरित्रों ने, हमारी कुछ कहानियों ने, उपन्यासों ने इस संदेश को दिया है कि नहीं, जो आपके अंतिम समय में आपके साथ है वही आपकी संतान है, वही आपका उत्तराधिकारी, उसी को वसीयत मिलनी चाहिए। और जब कुछ लोगों ने इस तरह के कदम उठाए हैं, रास्ता दिखाया अपने बच्चों को, भटके हुए बच्चों को, वो कठोरता अपनाई है थोड़ी सी कि नहीं, हम कोर्ट चले जाएंगे, हम तुम्हें नहीं देंगे, या हमें अगर सम्मानपूर्ण जीवन आप नहीं दे सकते तो हम खुद सक्षम हैं, हम इस सारी संपत्ति को बेचकर अपना जीवन अपने तरीके से अपना सकते। तो कुछ कठोरता, जैसे बच्चे को पालने के लिए माता पिता को थोड़ा दंड भी देना पड़ता है, वो बुजुर्गियत में भी आपको दिखाना पड़ेगी, वो गरिमा आपको भी संचित करनी पड़ेगी। आपको वो लुंज पुंज होकर एकदम असहाय होकर नहीं बैठना है। जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती, जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। जयंत दलवी का नाटक है संध्या छाया, कि संध्या आती है तो उसके साथ गर्मी का ताप खत्म होता है, लेकिन एक सुकून, एक शांति भी आपको मिलती है, एक आराम करने का समय भी मिलता है। और जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती है, वो चलती है, निरंतर चलती है। उम्र से इसको बांध कर मत देखिए, आप अपने अंदर ऊर्जा, अपनी एनर्जी बचा के रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सकारात्मक सोच लेकर रखिए कि हम अब रिटायर हुए हैं तो हमारा काम और बढ़ गया, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, और हम और लोगों के ज़्यादा काम आ सकते हैं, अपनी खुशियाँ तलाश सकते हैं। अपने बच्चों को जो हम नहीं दे पाए, अब उनके आने वाली पीढ़ी को हम वो चीज़ें दे सकते हैं, और अपने घर में अपनी अहमियत हम बना कर रख सकते हैं। इस रूप में हाशिए का समाज अब केंद्र में आ रहा है, परिवार में आ रहा है। जो चारपाइयाँ घर से बाहर खींच के कर दी गई थी, अब वो हमारे ड्राइंग रूम की
उसमें उनकी जगह है, उनका एक कमरा सुरक्षित किया है। अब हम पहले भगवान को भोग लगाएं ना लगाएं, लेकिन अपने माता पिता को पहले खिलाकर हम खाना चाहते हैं। अब जो हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि हाँ हम घर से बाहर जाएं तो हमारे बच्चे हमारे से बात करके जाएं, हमको कह कर जाएं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम उनकी चिंता कर रहे हैं। और वापस हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आकर उनका भी हालचाल पूछें और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं और उनको ये एहसास दिलाएं कि हमें आज नहीं, जब तक हम हैं और जब तक आप रह सकते हैं, आप हमें अपना संरक्षण दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और आप हमारी ऊर्जा और ऊष्मा को बचाए रखने में कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। तो इस रूप में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं उसको लेने की कोशिश करूंगी। सर क्या मैं अब इसको ख़त्म करूं? समय तो हो गया है। या किसी को कोई कुछ पूछना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं अपनी तरफ से इसका समापन करती हूँ कि आज हम भी दो राहे पे खड़े हैं। हमारी एक पूरी बुजुर्ग पीढ़ी का हाथ हमारे हाथ में है और हमारी युवा पीढ़ी का भी सपोर्ट हमें है। तो हम तो वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने बड़ों का किया है और अपने छोटों का कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हमारा भविष्य भी हमारे बड़े बुजुर्गों की तरह सुरक्षित रहेगा। वो तभी रहेगा जब वो हमें करते हुए देख रहे हैं, निभाते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये उम्मीद मैं कर सकती हूँ अपने आने वाली पीढ़ी के द्वारा। मैं इस भाव को लेकर ही अपने इस चीज़ को, आज के व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।